नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं UP24 नेटवर्क। आज हम जो है सहारा सिटी में मौजूद हैं। बिल्कुल जो आप हमारे पीछे भीड़ देख सकते हैं, ये सहारा परिवार के लोग हैं, यहाँ के कर्मी हैं, जिन्होंने अपनी पूरी हम कह सकते हैं एक जवानी तरह यहाँ पे बिता दी है। और आज इन लोगों को सैलरी जो एक आती थी उसके जगह टोकन मनी आ रहा है, वो भी इस हिसाब से आ रहा है। इन्हीं लोगों से हम जानेंगे। और उसी के साथ मैं आपको बता दूं, जो सुब्रत राय का ये जो बंगला है, इसकी जो है अब हम एक तरीके से कह सकते हैं नीलामी होने वाली है। और नगर निगम ने यहाँ पर अपना बोर्ड गाड़ दिया है, कह दिया है कि ये जो संपत्ति है ये पूरी तरीके से अवैध। अब देखना होगा कि ये जो पूरा मामला है क्या है। और लीज जो है, इसकी जो 30 साल की लीज थी वो भी कैंसिल कर दी गई है। अब ये देखना होगा कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन ये जो मुद्दा है बहुत ही बड़ा मुद्दा है। और अगर हम बात करें सहारा की, तो सहारा इस टाइम पे बहुत बड़ा ब्रांड हुआ करता था, आज ब्रांड है। लेकिन सुब्रत राय की मृत्यु के बाद जो है सहारा सिटी और सहारा की भी मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि उनके मृत्यु के ही बाद जो है पूरा बवाल ये शुरू हुआ है। और ये जो पूरा बवाल शुरू हुआ है, यहीं के एम्प्लॉयज से ही जानते हैं, लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ मान रहा है, क्या कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं और आगे क्या कुछ कदम होने वाला है। नगर निगम की हम बात करें तो नगर निगम पिछले 2 दिन से यहाँ आ रहा है और ये बोर्ड भी लगाया गया है। बातचीत करने पर 2 दिन का समय दिया गया है। लेकिन ये जो नगर निगम द्वारा जो बोर्ड लगाया गया, आप साफ तौर पर इसमें पढ़ पा रहे होंगे, लिखा है कि यह भूमि नगर निगम की है, इस पर किसी प्रकार का कब्जा अतिक्रमण करना दंडनीय अपराध है, आज्ञा से नगर आयुक्त। अब ये देखना होगा कि ये जो पूरी प्रॉपर्टी है, पूरी ज़मीन है, इसका क्या होगा। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ये हमारे सहारा परिवार का है, कुछ चीज़ें लीज निकल के आ रही हैं, कुछ चीज़ें नगर निगम कह रही है। अब ये देखना होगा क्या कुछ होने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें सहारा परिवार के लोगों की, जो एम्प्लॉयज़ थे, जो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ पर अब काम किया, आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं नाइंसाफ़ी हो रही है। और उस पूरी जो सुब्रत राय का ये पूरा बंगला है, इसका क्या होगा ये भी देखना बाकी है। 1 दे रहे, 2 दे रहे हैं, ऐसे साल में 3-4 दे रहे हैं। कहाँ से नहीं घर चलेगा? 3-4 सैलरी दे रहे हैं। हराम के नौकर मिले थे उन लोग को, दोगले लोगों को। जहाँ गरीब का पैसा खाओ, कभी गरीब सुखी नहीं रहोगे, उनकी औलाद नहीं सुखी रहेंगी। इस समय हमारे साथ सर मौजूद है। मेरा नाम शशिकांत त्रिपाठी है। पिछले 33 वर्षों से अधिक से मैं सहारा में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। यही कि हाउसिंग डिपार्टमेंट में डिप्टी सीनियर मैनेजर हूँ और SCM को लीड करता हूँ। आज आप जैसी की परिस्थितियां देख रहे होंगे, यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता दिख रहे होंगे अपनी मांगों को रखते हुए। ये आज ये दिन इसलिए आ गया कि सहारा प्रबंधन इनकी जायज मांगों को सुन नहीं रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। लंबे समय से बकाया वेतन पड़ा हुआ है, नियमित सैलरी मिल नहीं रही है। सैलरी के नाम पे भी जो टोकन अमाउंट मिलता था, पहले तो बता दूं ये टोकन क्या है, क्योंकि नया शब्द होगा। पूरी सैलरी का एक सर्टेन हिस्सा लोगों का काम चलता रहे, इसलिए मैनेजमेंट अपनी तरफ से डिसाइड करके टोकन दिया। जितना ऊपर कैडर उतना अमाउंट कम, टोकन परसेंटेज 40, जितना नीचे उतना टोकन परसेंट ज्यादा, 50, 60, 70। पर वो ज्यादा कम से फर्क नहीं पड़ता। जब पैसा ज्यादा है तो कम परसेंट भी ज्यादा ही अमाउंट होगा, और अगर कम पैसा है सैलरी तो ज्यादा परसेंट भी कम ही काम ही चलेगा, जिस तरह दाल रोटी का। तो इतनी विषम परिस्थितियों में सहारा के सारे कार्यकर्ता इनके साथ जुटे रहे, लगे रहे, विषम परिस्थितियों में साथ दिया। लेकिन आज हालात ये हो गए हैं कि यहाँ पे लोगों का नियमित वेतन मिलता नहीं है, टोकन जो मिलता है वो भी नियमित नहीं मिलता। साल में 12 महीने होते हैं, ये टोकन बहुत ज्यादा 6 दे देते हैं, 8 देते हैं। अब तो वो भी फ्रीक्वेंसी घट के 8 से 6 पे ही आ गई। पिछले 2 महीने से मुझे लगता है कोई पैसा तो मिला नहीं। 3 महीने पिछले 6 महीने में सिर्फ 2 बार ही मिला है मुझे। सैलरी नहीं, उसको सैलरी मत, वो टोकन अमाउंट। सैलरी तो जब पूरी आती वो सैलरी देखे तो हम लोग को सैलरी तो हमारे लिए ईद का चाल होगी ना। सैलरी दिखी कहाँ? ना सैलरी दिख रहा है, ना प्रबंधन तंत्र हमारे ऊपर कोई ध्यान दे रहा है। उनकी कान पे जूं नहीं रेंग रही है। सारा यहाँ पे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल आता है, आराम से पेट्रोल भरता है लोगों की गाड़ियों में, वो लोग घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बड़ा घर बड़ी गाड़ी। कोई सहारा की संपत्ति जो बनी है, जो सहारा कंपनी खड़ी अपनी जेब से घर से नहीं लेके आया था, इसमें यही के कार्यकर्ताओं का खून पसीना है। वो एक ने नहीं खड़ा किया। वो कहावत है ना, एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो यहाँ भी एक अकेले चने ने भाड़ नहीं फोड़ा था, लोग बहुत थे।
ये सब लोग हैं जो कोई कारपेंटर है, कोई मतलब अलग अलग ट्रेड्स हैं, जी कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई प्लम्बर है, कोई डीजी ऑपरेटर है और कोई इंजीनियर है, कोई आईटी का काम देख रहा है, नेटवर्किंग का काम देख रहा है। ऐसे अलग अलग प्रोफेशन से हैं, मेंटेनेंस टीम अपना काम कर रही है। जी लेकिन पिछले कुछ दिनों के बाद जब यहाँ आकर के नगर निगम, पहली बात तो लीज कैंसिल हो गई, आप सबको पता है मीडिया में। हाँ लीज कैंसिल। लीज कैंसिल होने के बाद भी ये लोग यहाँ रह रहे हैं। उसके बाद भी कोई कार्रवाई, क्या ठोस कार्रवाई हुई? यहाँ के लोगों को ध्यान में रखा नहीं गया, उनको बताया नहीं गया कुछ। पहले से नोटिस नहीं मतलब एक होता है ना ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल से तो कुछ भी शेयर नहीं किया। कुछ भी। तो यानी अब सहारा के बारे में कोई भी जानकारी लेने का माध्यम क्या रहा? अखबार, फेसबुक या जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाला मीडिया, वो सच भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रबंधन ने अपनी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझी इस बारे में। अब ये सब होने के बावजूद भी जब लीज कैंसिल हो गई, यहाँ नगर निगम की टीम आई। नगर निगम टीम ने अलग अलग जगह पे जाके अपने बोर्ड गाड़ दिए कि ये जमीन नगर निगम की है, इस पे कोई भी कब्जा जो है एक तरह से इलीगल इंक्रोचमेंट है। ये होने के बाद उन्होंने कुछ टाइम दिया। उसके बाद फिर नगर निगम की टीम आई। नगर निगम ने फिर कब्जा लेने की कोशिश करी, सील करने की कोशिश की। तो इन्होंने कोई रिक्वेस्ट की तो उन्होंने 2-3 दिन का समय दिया। मैं उस समय यहाँ था नहीं, मैं गया था पहले वैष्णो देवी का ट्रिप कराया, वहाँ दर्शन करने माता रानी के जा रहा था। लेकिन वहाँ ऐसी परिस्थिति बन गई, आप सबको पता है, वहाँ जा पाना संभव नहीं हुआ। तो फिर हट के मैं गया मैहर देवी दर्शन करने कि ये तो प्रपंच चलता रहेगा, हम अपना जाए माता रानी के दरबार में हाजिरी दे के आए। क्या पता उससे ही कुछ लोगों का। वहाँ जाके भी आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने इन लोगों के हित के बारे में माता जी से प्रार्थना की। भाई इन लोग का क्या कसूर है? बेचारे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, किसी का MBA रुक गया, किसी का BTech रुक गया, कोई पढ़ नहीं पाया, कोई सड़क पे आ गया। और जो ये परिवार का नारा लगा रहे हैं, परिवार ऐसे चलते हैं। अगर परिवार का मुखिया सबको देख ले तो परिवार के लोग सड़क पे ऐसे भूखे नंगे आएंगे। आगे की क्या आगे का हमारा सिर्फ ये कहना है कि यहाँ पे 58 साल 60 साल की रिटायरमेंट जो एज है, प्रोविजन होता है 58 में भी कर सकते हैं, पर उसके लिए एक लीगल प्रोसेस फॉलो करना होता है, उसके लिए एक सिस्टम दिया गया है। उन्होंने वहाँ वो भी नहीं किया। RPF जो रीजनल लेवल पे सबमिशन होता है, उनको लॉ के हिसाब देखते हैं सही है कि नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि जो स्टेक होल्डर है उनकी आपत्तियां ली जाती हैं और सबको दुरुस्त पाने पे वो उसको अप्रूव करते हैं, तब ये सर्कुलेशन में आता है। उन्होंने जो चिट्ठियां बांटी HR ने, इतना भी नैतिक बल साहस नहीं है कि उसका ऐसे जो 3-4 साल की बच्ची को पेन पकड़ा दो यूं कर देता है। उनके सिग्नेचर तक नहीं आइडेंटिफाइबल है, जो पता नहीं चला किसने साइन किया, कौन है, क्या है, कोई किससे बात करे, क्या करे, और जबरी उनको रिसीव करा दिया। अब ऐसी स्थितियां हैं, माली हालत लोगों की इस कदर खराब थी कि 58 साल की उम्र के बाद 25 साल 30 साल 22 साल इतनी सेवा देने के बाद लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि घर तक जाए। और जो परिवार कहने वाली प्रबंधन ने इस बात की चिंता नहीं की, और जब उनको जाना पड़ा, जब उन्होंने यहाँ विदाई की, जो भी किया, तो एक उनको लिख पढ़ के उनका ड्यूज तक नहीं दिए कि आपका इतना बकाया है, इतना ये चीज है, ये बेनिफिट मिलेगा, आगे हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अगर इन सब परिस्थितियों में लगता है इनकी देने की मंशा तो कहीं से थी ही नहीं। ये लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बनाए। तो हमारी तो मान सिर्फ इतनी, हमारी नहीं, इन सबकी मान सिर्फ इतनी। हमारी मैनेजमेंट से कोई लड़ाई नहीं। आप चोरी करिए, आप डकैती करिए, आप संपत्तियां लूटिए, आप जेबें भरिए, अपनी जहां ले जाना वहां ले जाइए। हमारी जो जायज मांगे हैं, हमारा जो पैसा है आउटस्टैंडिंग सैलरी वो दे दो, हमारे PF को रेगुलर करा दो, हमारा PF दे दो, ताकि जो 58-60 पे रिटायर भी हो रहे हैं तो उनको सरकारी सिस्टम के हिसाब से, जो नियम कानून है उसके हिसाब से उनकी पेंशन उनको मिले। क्योंकि पेंशन बनने के लिए भी यहाँ के कैडर से मतलब नहीं है, उनकी जो बेसिक डी है या जो कंट्रीब्यूशन आ जाता है उस पे लंबे समय तक इन्होंने ना तो हमारा जो डेबिट किया वो नहीं दिया और कंट्रीब्यूशन भी नहीं दिया। तो ये अनियमितताएं हैं, पता नहीं कैसे एजेंसियां चलने दे रही है, चला रहे हैं। यानी सबको इन्होंने खरीद के जेब में रख दिया। हमारा ये दे दें, बकाया सैलरी दे दें, PF रेगुलर करा दें, ग्रेच्युटी दे दें, हमारे और जो ड्यू सेटल कर दें, हमारी कोई लड़ाई नहीं, हमको टर्मिनेट कर दें। और हम सब टर्मिनेटेड ही। जब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, जब यहाँ पे बंद हो जाएगा, ऑफिशियल कोई कम्युनिकेशन चैनल नहीं है, HR को चिंता नहीं है, कॉर्पोरेट HR को चिंता नहीं है, जो यहाँ देखते हैं कॉर्पोरेट HR हेड जैदी उनको चिंता नहीं है, जो हमें देखते हैं अनिल विक्रम सिंह साहब उनको चिंता नहीं है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? इनका क्या होगा? इनके सबके तो भविष्य अधर में लटके हुए। इनको कोई बताने वाला नहीं है, कोई समझने समझाने वाला नहीं है। एक तो बकाया, आगे का कोई चीज क्लियर नहीं, सब लोग सड़क पे एक तरह से। उनको क्या, अपना AC में रह रहे हैं, बढ़िया पैसा कमा रखा है,
और बढ़िया संपत्तियां बना रखी है। और यहाँ पे अभी हाल ही में पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे जो स्क्रैप मैनेजमेंट को पता रहा होगा, स्क्रैप सेल किया गया है बिना कागज के, बिना इनवाइस के, गेट पास बना है, सुरक्षा विभाग के पास प्रमाण है ये सब। और वो कैश नकद पैसा लिया गया, वो किसकी जेब में गया, क्या हो रहा है उससे, क्यों नहीं बताया गया? किसी ऑफिस सिस्टम में, कॉर्पोरेट ऑफिस सिस्टम में ऐसा सुना जाता है कि कोई चीज बेची जाए, खरीदी जाए और कैश में लेन देन हो। कैश लेन देन की तो एक लिमिट है, यानी वहां पे जीएसटी चोरी भी की गई अगर सेल दिखाया एक जाए। तरीके से धांधली हो रही है अंदर। धांधली, अब ये आप जो शब्द दें, आप मीडिया कर्मी हैं, आपकी अभिव्यक्ति, आपके शब्दों पर नियंत्रण, आपकी अपनी बात रखने की जो शैली है वो मुझसे बेहतर होगी, पर है तो यही सब। बिल्कुल, आपने सुना कि जिस तरीके से जो है सारा जो परिवार था, परिवार करने वाले लोग थे, आज नहीं कि परिवार देखना होगा कि आगे चीजें निकल कर आती हैं, लेकिन ये जो मुद्दा है बहुत ही बड़ा मुद्दा है। आगे क्या कुछ पांडे 43 साल